सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आप टोहाना की इस पावन धरती पे जहाँ पहुँचे हैं, जिस मंदिर के प्रांगण में आप बैठे हैं, इस धरती पर टोहाना की पूरी प्रेस क्लब आपका स्वागत करती है और ये जानना चाहते हैं कि आज जो आप यहाँ आए हैं, यहाँ आपके 2-3 कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी ने ये ना रणदीप का प्रोग्राम है, ना अकेले मनोज का है, ना बलजिंदर भाई का है, ना चौहे साहब का है। ये टीम कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। सेवा और समर्पण इस अभियान के पहले चरण की शुरुआत आज टोहाना में फतेहाबाद जिले के अंदर हमने की है। इसके 3 चरण हैं जो हम लागू करेंगे। मैं सीधा आपसे बात करूंगा। सबसे पहले, आज जितने भी हमारा पहले सरकारी अस्पताल और फिर सारे प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक, चाहे वो कोविड अस्पताल हों चाहे वो गैर कोविड हों, सिर्फ दांत, आँख, नाक, कान इत्यादि जहाँ कोरोना का मरीज नहीं जाता, उनको छोड़कर सब अस्पतालों के अंदर मैं भी जाऊंगा, बाकी सारे साथी भी जाएंगे और सारे डॉक्टर साहिबान तक पीपीई किट्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड की दवाई का सॉल्यूशन और हैंड सैनिटाइजर्स पहुंचाएंगे। अब तक हमने ये शुरू किया था लाडवा और बबैंड से। लाडवा, बबैंड, कुरुक्षेत्र, शाहाबाद, पेहवा, इस्माइलाबाद, कैथल, गुलाचीका, सीवण, राजौन, कलायत, पुंडरी, ढांड, नरवाना, उचाना, जींद, जुलाना, सफीदों, उकलाना, बरवाड़ा, ये सारे शहर कांग्रेस पार्टी की ओर से हम कवर कर चुके हैं। तो आज ये कार्यक्रम इसलिए टोहाना जो ऐतिहासिक भूमि है वहाँ से इसकी भी शुरुआत की है। दूसरा इसका चरण है सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई के सॉल्यूशन से शहर और गांव को सैनिटाइज करना। हमारे साथियों ने, बलजिंदर भाई यहाँ बैठे हैं, बाकी हमारे सारे साथी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने निर्णय लिया है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का ड्रम हमने भेज दिया है और ये अपनी मशीन लगाकर पहले शहर और फिर गांव उनको सैनिटाइज करेंगे। इस बीच में मैं ये भी कोशिश करूँगा कि हमारे पास 2 चार्ली टोर्नेडो मशीन्स हैं जिनसे सोडियम हाइपोक्लोराइड की वेपर बनता है, काफ़ी बड़ा। शहर क्योंकि बड़ा है तो 8 या 9 दिन में वो यहाँ पहुँच जाएगी मशीन, तो शहर को उससे करेंगे, गांव को ट्रैक्टर के पीछे जो कपास के स्प्रे वाली मशीन है वो उससे किया करेंगे, तो वो भी करेंगे। तीसरा, आज से एक फ्री ऑक्सीजन सेवा भी यहाँ शुरू की है अपने पूरे प्रांत में, पूरे देश में। आज सबसे भयंकर समस्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिलती ही नहीं। सच्चाई है, सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं। तो जहाँ जहाँ आज हम डॉक्टर्स का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, पत्रकार साथियों से भी, क्योंकि आप जागरूक हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूँगा कि जहाँ आपको लगे कि ये इमरजेंसी हो सकता है हम सबको ना दे पाएँ, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड है, पर जहाँ इमरजेंसी हो वहाँ हम पहुँचाएँगे। इसके साथ साथ मैं कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी लाया हूँ जिनकी हमने कैथल और जींद में शुरुआत कर दी है। भाई साहब और को भी मैं वो मशीनें भी भिजवा दूँगा। किसी साथी को घर पे वो मशीन लगवानी है तो जब तक वो ठीक नहीं होता हम दे देंगे, फिर उठा के ले जाएंगे, सैनिटाइज करके अगले को लगा देंगे। ये कुछ सकारात्मक कार्य हैं जो हमने शुरू किए। दुर्भाग्य से आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में संक्रमण में दूसरे पायदान पर पहुंच गया। 2.5 करोड़ का आंकड़ा कोरोना संक्रमण का देश में पार हो चुका है। सरकारी आंकड़े भी अगर मैं मानूं तो 2,80,000 के करीब मौत हो चुकी। हालांकि ये संख्या अब अखबार कहने लगे हैं कि ये 10 लाख से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है ये मालूम ही नहीं। हरियाणा में भी यह आंकड़ा सरकार में 6800 और असल में बहुत ज़्यादा पहुंच गया है। कोई ऐसा गांव अछूता नहीं जहां पर कोरोना से 2, 4, 5, 10 मौत ना हुई। इस सब के बीच 5 चीज़ों की भयंकर तंगी और 5 चीज़ें और 8 सवाल लेकर मैं आपके बीच में आया हूं।
ना दवा है, ना ऑक्सीजन है, ना रेमडेसिवियर का इंजेक्शन है, ना आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, ना टोसिलाजोम का इंजेक्शन है, ना डेक्सोना का इंजेक्शन है, फेविफ्लू की गोली मिलती नहीं। अब तो डॉक्सी एल और सिप्लॉक्स और पैरासीटामोल और जिंक टैबलेट लेने के लिए भी सिफारिश लगवानी पड़ रही है। वेंटिलेटर नाम की कोई चिड़िया बची ही नहीं। जो वेंटिलेटर आए थे वो सारे खराब पाए गए। अस्पताल में आईसीयू नहीं, कोई बीमार हो जाए तो चंडीगढ़ दिल्ली तक बेड नहीं मिलता। और खट्टर साहब जो हैं और दुष्यंत चौटाला जो बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आए थे, आज वो कहाँ हैं? भाजपाई और जजपाई वो सारे के सारे गुम हैं और सरकार बिल में दुबक कर बैठ गई है। ये सच्चाई। कोरोना के डर से सब लोग भाग गए, सरकार पीठ दिखाकर भाग गई। ये एक कड़वा सत्य है। हमारे दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर साहब से 8 प्रश्न हैं हरियाणा की जनता की ओर से, क्योंकि खट्टर साहब से सवाल पूछो तो कहते भैया शोर मत करो, मर गया मरने दो, वापस नहीं आने वाला। क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार की अशोभनीय भाषा वाजिब लगती है, शोभा देती है? पहली बात, अखबारों ने ये लिखा, हमने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, कि ये पिछला हफ्ता जो चला गया और उन्होंने हर जिले के आंकड़े दिखाए कि एक हफ्ते में गांव-गांव में, हरियाणा के शहरों में नहीं, 1879 मृत्यु हो गई, या लगभग 1900 मान लीजिए। अगर मृत्यु का आंकड़ा इतना ज़्यादा है तब तो फिर गांव में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, इलाज का इंतज़ाम क्यों नहीं? और ये महामारी अब गांव और कस्बों तक क्योंकि पहुंच गई है, तो हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित कैसे रहेगी? दूसरा सवाल, हरियाणा में ऑक्सीजन का संकट नहीं, इमरजेंसी है। मैं संकट भी नहीं कहता, इसे इमरजेंसी कहता हूँ। दिल्ली में 75,000 के करीब 85,000 के करीब सक्रिय मरीज हैं कोरोना के। उनको भाजपा ने 700 टन का कोटा दिया है। आपके यहाँ 1 लाख के करीब सक्रिय मरीज हैं। हमें 272 टन का कोटा दिया है, मिलती 200 टन है या 225 टन है। जहां ऑक्सीजन प्लांट है जिले में, वहां तो मिल जाती है, अगले जिले में कोई नहीं। रुड़की से हमें ऑक्सीजन देने का क्या औचित्य है, आप बताइए? एक IAS अफसर वहां भेज दिया हमने, वहां बीजेपी की सरकार है, वो हमें ऑक्सीजन ही नहीं उठाने देते। हमें भिवाड़ी से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी, जो हमारे नेक्स्ट डोर बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, वहां से मध्य प्रदेश को दे दिया आपने। ये किस प्रकार की बेवकूफाना हरकतें हैं जो मोदी और अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं? तीसरा सवाल, हरियाणा के 12 जिले ऐसे हैं जहां केवल घरों में आधा मेट्रिक टन ही ऑक्सीजन सप्लाई दी है। क्या आधा मेट्रिक टन में कोरोना के रोगी जो घरों पर पड़े हैं और ऑक्सीजन की जरूरत है, वो जिंदा रह सकते हैं? तो क्या हरियाणा के 12 जिलों के लोग कीड़े मकोड़े हैं जिनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? चौथा, खट्टर सरकार ने हरियाणा के 85 शहरों में से इमेज मैनेजमेंट के लिए अब बड़े शहरों में तो ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दी, और गुला चीका है, जैसे उकलाना है, बरवाड़ा है, ढांड और पुंडरी है, नारनौद है या रतिया है, इनकी ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल बड़े शहरों में भेज दो। लोग मर रहे हैं, हर कस्बे और हर शहर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई क्यों नहीं? पांचवा सवाल, एक नया अजीबोगरीब धमचक्कर फॉर्मूला दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार का देखा। ये कह दिया कि आप कोरोना का अगर अस्पताल आपने डिक्लेयर करवाना है तो सरकार से इजाज़त लो। सब कोरोना का मरीज भी तो मरीज ही है ना। अगर आपको हार्ट की शिकायत है, अगर आपको सर में दर्द है, फेफड़े की शिकायत है, किडनी लीवर की शिकायत है, तो फिर खट्टर साहब से जाकर और दुष्यंत चौटाला से परमिशन लानी पड़ेगी अस्पताल में भर्ती होने के लिए। इसमें भी रुपये का आदान प्रदान हो रहा है, रिश्वतखोरी चल रही है। आपको हरियाणा के सारे अस्पतालों को कहना चाहिए था भाई कोई भी कोरोना का मरीज भर्ती कर सकता है। ये प्रोटोकॉल है,
आपको अलग विंग बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए अलग डॉक्टर होंगे, उसका जो वेस्ट है वो ऐसे डिस्पोज करना पड़ेगा, इस प्रकार का दवाई का इंतजाम होगा, सब लोग इलाज कर देते। ये रेट भी ना बढ़ते जो अनाप शनाप बढ़े हुए 50-50 हज़ार 40-40 हज़ार रुपया कोरोना का बेड का मिल लग रहा है। हरियाणा में अगर एक सरकारी अस्पताल है तो हर जगह 20 से 40 प्राइवेट अस्पताल भी हैं। किसी के पास 2 बेड है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 50 भी है। तो आप सबको क्यों नहीं एडमिट करने देते? ये कौन सा नया कानून है? छठा, कोरोना का आखिरी इलाज कोरोना निरोधक टीका है, वैक्सीनेशन है, और कोई इलाज इसका नहीं है। सबको हमें ये टीका लगाना पड़ेगा और कोई चारा है ही नहीं। पर हरियाणा की क्या हालत है? 45 साल से अधिक केवल खट्टर साहब ने 37 लाख लोगों को ही एक टीका लगाया, सिर्फ 37 लाख, और दूसरा टीका केवल 8 लाख को लगाया। तो जब आप 45 से फालतू वालों को टीका लगा नहीं रहे, 45 से नीचे वालों को कब लगाओगे भैया? ऐसे तो 10 साल लग जाएंगे इस स्पीड से। तो 10 साल में हमारा होगा क्या? इस हिसाब से नहीं टीका लगा सकते आप। आपको इमरजेंसी युद्ध स्तर पर टीका लगाने की जरूरत है। और वो बड़े बड़े बाबा ने जो ऊपर बैठा है उसने तो कह दिया भाई 45 साल तक तो मेरी जिम्मेवारी ही नहीं टीका लगाने की। क्यों भैया? 45 साल तक वालों की वोट नहीं लेते आप? जब प्रधानमंत्री बनना हो तो फिर तो युवाओं की वोट चाहिए। अब आपको युवाओं की जिम्मेवारी नहीं टीका लगाने की, ये क्यों? और 7वां सवाल, पूरे प्रदेश में जीवन रक्षक दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेने जाइए, मिलेगा नहीं, 4 दिन में डीसी की कमेटी देगी, तब तक जरूरत ही नहीं है। और 25,000 रुपया में अभी ले लो ब्लैक में। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो है वो 6-7 हज़ार से 10,000 रुपये की ब्लैक में बिकता है अपने प्रदेश में। डेक्सोना का इंजेक्शन 5,000 से कम कहीं नहीं मिल रहा। ब्लैक फंगस का इंजेक्शन मिलना ही बंद हो गया, आपको 40-40 हज़ार में मिलता है। भगवान करे टोसिलाजोम का आपके किसी दर्शक पाठक को जरूरत ना पड़े। अगर टोसिलाजोम का इंजेक्शन डॉक्टर ने लिख दिया, जो आखिरी दवाई है कोरोना से बचने की, तो 10 लाख रुपए में मिलता वो इंजेक्शन ब्लैक में, 10 लाख में। मोदी जी अलॉट करते हैं इंजेक्शन। अरे प्रधानमंत्री इंजेक्शन अलॉट करता, ये तो पहली बार देखा हमने 75 साल में। पर पीएम का काम इंजेक्शन की अलॉटमेंट है। मैंने देखा वो ऑर्डर, पीएम ने अलॉट कर रखे इंजेक्शन। और आखिरी पर सबसे महत्वपूर्ण, अब खट्टर सरकार का दुष्यंत चौटाला का नया नारा है। वो नया नारा है जीवन रक्षक दवा, बेड और वेंटिलेटर गुल, और दारू की सप्लाई फुल, शराब की सप्लाई फुल। कड़वी और सच्ची बात यह है, रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिलेगा, पर शराब की सप्लाई ठेके के पिछले गेट से ले लीजिए या घर पे डिलीवरी करवा लीजिए। 100 रुपये वाली शराब 300 रुपये में बिक रही है, 300 वाली 700 रुपये में बिक रही है, 700 वाली 1500 रुपये में बिक रही है। आप याद करिए, इस लॉकडाउन में 2 शराब घोटाले हो चुके। मैंने वो दोनों घोटाले उजागर किए थे, अखबार वाले साथियों ने मदद की। 1.25 करोड़ बोतलों का सबूत दे दिया जो फर्जी पाई गई थी, बगैर टैक्स के, एक्साइज के। खट्टर साहब ने उसे उलझा के रखा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला मंत्री हैं विभाग के। एससीटी और एसआईटी में उलझा दिया। फिर एससीटी रिपोर्ट में भी ये आ गया कि खूब घालमेल हुआ, हेराफेरी हुई। एसआईटी में पहले आया था, उस पर भी कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं। अब तीसरा शराब घोटाला हो रहा है। तो जीवन रक्षक दवा, अस्पताल का बेड और वेंटिलेटर गुल और ऑक्सीजन गुल, और शराब की सप्लाई फुल। ये दुर्भाग्य से अब रास्ता बन गया। इसलिए मनोहर लाल खट्टर जी को और दुष्यंत चौटाला जी को और उनके साथियों को जिम्मेवारी और जवाबदेही से वो बच नहीं सकते, उन्हें देनी पड़ेगी। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें। कोरोना महामारी में जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं, तो साथी हैं परमवीर सिंह जी, माफ कीजिए, मेरी उनसे बात हुई थी। उनको और उनकी धर्मपत्नी दोनों बीमार हैं, और क्योंकि वो दोनों बीमार हैं तो स्वाभाविक तौर से मैं भी जब अस्पताल में था तो नहीं आ सकता था, और इस समय वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। यही एक कारण है। जो खट्टर सरकार है
उसके तो गुमशुदगी के पर्चे लग चुके हैं। ये गुमशुदा सरकार है। मैं तो अपने घर के बाहर पूछा सरकार कहाँ गुम है, बड़े बड़ा बोर्ड लगाया, कहाँ पर्चा दर्ज करो। ये सरकार ही गुम हो गई है। इनकी गुमशुदगी के पर्चे लग गए हैं। इनके नेता, इनके मंत्री, इनके उप मुख्यमंत्री, इनके सांसद, विधायक सब बिलों में बड़े बैठे। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी और मोदी जी और दुष्यंत चौटाला किसानों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये दुश्मन है। दुष्यंत का दुष और मनोहर का मन जोड़ लीजिए। ये दुश्मन है किसान के, मजदूर के, आड़ती के, दुकानदार के। और ये जानबूझकर उत्तेजित कर रहे हैं ताकि किसान आंदोलन को भी बदनाम किया जा सके। बिल्कुल सहमत हूँ। और आप ये देखा होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, मैं क्योंकि उसका हिस्सा हूँ, हमने एक राष्ट्रीय कंट्रोल रूम सेवा के लिए बनाया है। बाकायदा दिल्ली में हम फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि चला रहे हैं। हर जिले में कांग्रेस का साथी अपने अपने तरीके से लगा। मोदी जी तो इतने बौखला गए कि वो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय पर पुलिस से रेड डलवा दी और हमारे युवा कांग्रेस अध्यक्ष को समन किया। जहाँ तक सवाल है पंजाब का, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद है, मैं ये स्वीकार करता हूँ, पर मुझे ये भी विश्वास है पार्टी बात कर रही है, हम इस वैचारिक मतभेद को भी बहुत जल्द दूर कर लेंगे। पहली और अकेली जिम्मेवारी कोरोना से लड़ने की सरकार की है और हम सरकार के साथ हैं। पर अगर सरकार अंधी, गूंगी और बहरी हो जाए तो हम अपनी आंख कैसे बंद कर लें और अपनी ज़बान पर ताला कैसे लगा लें और कान पर भी कैसे ताला लगा लें। लोग जब मर रहे हों, लोग जब ऑक्सीजन के लिए, एक सांस के लिए तड़प तड़प कर सिसक रहे हों, जब किसी का बेटा मर रहा हो रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए और वो हज़ारों रुपए में भी उपलब्ध ना हो, जब किसी की माँ वेंटिलेटर के लिए तिल तिल करके सांस छोड़ रही हो, जब शमशान घाट में पिता की अर्थी को आखिरी आग देने के लिए बेटा तक ना पहुंच पाए और जब बाप के सामने बेटा या बेटी चले जाएं, जब जो कभी 75 वर्ष में नहीं हुआ, वो हत्याओं का मंजर, ऑक्सीजन की कमी से जो मर रहे हैं वो हत्या से कम नहीं, वो हत्याओं और लाशों का दुर्दांत मंजर आंख के सामने हो तो जो चुप बैठेगा वो पापी है। और इसीलिए हम सरकार की गलतियां उजागर करेंगे ताकि वो सही रास्ते पर चले। एक व्यक्ति जिम्मेवार है और उस व्यक्ति का नाम है माननीय श्री नरेंद्र मोदी। आप याद करिए, जनवरी के माह में मोदी जी जहाज लेकर तीनों कंपनियों में गए, फोटोएं खिंचवाई, पूरी वाहवाही करवाई, टेलीविजन पर डिबेट करवाई और अपने आप को मसीहा साबित किया। पर वहां ऑर्डर देना भूल गए, दवाइयों का ऑर्डर नहीं दिया। आपने दवाइयों का ऑर्डर जनवरी में क्यों नहीं दिया मोदी जी? क्या इसका कोई जवाब है? आपने ये कहा कि हमने 35,000 करोड़ रुपया बजट में रखा है। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा, मोदी जी वहां बैठे थे। आपने खर्चा उनमें से 4,700 करोड़ रुपया, बाकी आपने बचा लिया, लोग मरने लग रहे हैं। आपने दवाई का जब ऑर्डर ही नहीं दिया, वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, तो वैक्सीन कहां से आएगी? आपने विदेशों की कंपनियों को, विदेशी सरकारों को हिंदुस्तान की कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे दी। आपको सारी वैक्सीन खुद खरीदनी चाहिए थी। नंबर 2, 6.5 करोड़ कोरोना के टीके आपने बाहर भेज दिए, वाहवाही लूट ली। मोदी जी ने फोटो लगाई, मैंने 153 मुल्कों को बोले विदेश में निर्यात कर दिया। कल फिर विदेश मंत्रालय ने बयान दे दिया है, कल ही, बड़े चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कह दिया अभी भी वैक्सीन बाहर भेजा जा सकता है। क्यों? मेरे देश के लोग मर रहे हैं, ऐसा कौन सा निर्दयी शासक हो सकता है जो वैक्सीन बाहर भेज रहा है? आपके यहाँ रेमडेसिविर है नहीं, लोग मर रहे हैं, आपने 11 लाख रेमडेसिविर बाहर भेज दी। क्यों?
आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, जनवरी 2021 तक आपने 9000 टन ऑक्सीजन बाहर भेज दी, क्यों? क्या इसका कोई भाजपाई जजपाई दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर जी या उनका कोई गुर्गा जवाब देगा? कोई जवाब उनके पास नहीं। आज ना सरकारें गिराने का समय नहीं, हम मोदी नहीं हैं। सरकार तो चलनी चाहिए इस समय, तभी लोगों को राहत मिलेगी। सरकार के कान पकड़कर उसको सही रास्ते पर लाना है, और नहीं आएगी तो फिर लोग वोट की चोट से लाएंगे। पहले दिन ही तीनों अध्यादेश नहीं, जो अब कानून का रूप धारण कर चुके हैं, पहले दिन ही तीनों कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा जिस दिन कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी। ये हमारा वचन और वादा है। पर मैं आपको एक बात और कहता हूँ, किसान मजदूर दुकानदार भाइयों की ये लड़ाई बहुत जल्द रंग लाने वाली है। मोदी जी की बौखलाहट और खट्टर सरकार की छटपटाहट ये दर्शाती है कि किसान मजदूर आड़ती वो जीत की ड्योढ़ी के ऊपर खड़ा है। भाइयों, मैं आपको फिर कहता हूं आज पत्रकार भाइयों के माध्यम से, होश रखिए, संगठित रहिए, इकट्ठे रहिए, संघर्ष को टूटने मत दीजिए। आप बहुत जल्द जीतने वाले हैं। हम सब मिलकर मोदी सरकार को आपकी ड्योढ़ी पर झुकाकर दिखाएंगे। एक बात का जवाब दीजिए मित्र, बयान देना और विधानसभा के पटल पर सरकार का साथ देना अलग अलग चीजें हैं। जब हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे तो जेजेपी के सब लोगों ने खट्टर साहब की वोट डाली और बीजेपी की, तो फिर उन्हें अब ये शोभा नहीं देता कि वो दोगली बात करें। एक वो कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोदी जी यही कर रहे हैं। हम भी हारे, हमने तो ये कहा कि हम हारे हैं और हम इसका विश्लेषण करेंगे। हम बड़ा निराश हैं बंगाल के चुनाव से, कांग्रेस पार्टी, परंतु मोदी जी भी हारे, मुंह की खाई, और अब वो चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, और ये संविधान और प्रजातंत्र के लिए घातक है।